विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दे रहे हैं, जहां आज मतदान सुबह से ही चल रहा है और सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक 22.70% मतदान हुआ है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ईवीएम में आज ही उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। और अगर हॉट सीट्स की बात करें तो शाम से श्रुति चौधरी वर्सेस अनिल चौधरी का मुकाबला। एलानाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एलानाबाद में अभय चौटाला वर्सेस अमीर चंद वर्सेस भरत सिंह बेनीवाल। अंबाला में अनिल विज वर्सेस परमिंदर सिंह। रानिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर अर्जुन चौटाला और शीशपाल मैदान के बीच में लड़ाई है। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस मंजू। चाणाकला से दुष्यंत चौटाला वर्सेस देवेंद्र चतुर्भुज और जुलाना से विनेश फोगाट वर्सेस कैप्टन योगेश बैरागी। तो देखिए मुकाबला ये कड़ा और बड़ा है और हॉट सीट्स का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुबह 11 बजे तक का कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए पलवल में थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ये 27.46%, लेकिन पंचकुला में बहुत कम रह गया है, 13.46%। पानीपत की बात की जाए तो यहाँ पर 22.62% मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 21.49% मतदान होता हुआ 11 बजे तक। रोहतक में 22.91% मतदान हुआ है। तो सोनीपत में 18.84% मतदान होता हुआ। यमुनानगर में 25.65% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का अगर वोटिंग परसेंटेज आपको बताएं तो 22.70%। तो देखिए एक तरफ जहां सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट्स हैं और मुकाबला किसके किसके बीच है, इसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए हरियाणा की 90 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। ये पहला और आखिरी चरण है, आज ही सभी सीटों पर मतदान है। और एलानाबाद की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर अभय चौटाला, अमीर चंद और भरत सिंह बेनीवाल के बीच में कड़ा और बड़ा मुकाबला होता हुआ। अंबाला में अनिल विज और परमिंदर सिंह मैदान में है और इन्हीं में कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रानिया में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ, जहां पर अर्जुन चौटाला, शीशपाल मैदान, सर मित्र कंबोज के बीच में मुकाबला होता हुआ। गढ़ी सांपला किलोई में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख दांव पर लगी है और उशाना कला से दुष्यंत चौटाला वर्सेस देवेंद्र। जुलाना में विनेश फोगाट वर्सेस कैप्टन योगेश बैरागी और कैथल से आदित्य सुरजेवाला वर्सेस लीलाराम गुर्जर के बीच में ये मुकाबला है। लाडवा से सीएम नैप सिंह सैनी वर्सेस मेवा सिंह। तो देखिए ये बड़ी सीट है। तो शाम से श्रुति चौधरी वर्सेस अनिरुद्ध चौधरी। और देखिए अगर तुषार की बात की जाए तो अभी हाल ही में श्रुति चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। और वाकई में देखना दिलचस्प रहने वाला है इस सीट पर कि हाल ही इसमें कांग्रेस से बीजेपी में आई श्रुति चौधरी इस बार के मुकाबले में कितना दिलचस्प अपना जलवा बिखेर पाती हैं या नहीं। तो देखिए हॉट सीट का भी जिक्र कर रहे हैं और सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे तक 22.70% मतदान हो चुका है। लेकिन देखिए लगातार हम ये भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं विधानसभा इलेक्शन के मद्देनज़र। तो देखिए लगातार आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में इस वक्त मतदान चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। तो हरियाणा की हॉट सीट्स के साथ ही सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से आपको अपडेट करा रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटों से अधिक पर बढ़त बनाए है। हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के आशीर्वाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां विजय का परचम फहराएगी। ये विजय कांग्रेस की नहीं होगी, ये विजय हरियाणा की जनता की होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 10 साल के कुचक्र का कुशासन उन्होंने चलाया, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों को अत्याचार की आग में धकेल दिया, जिस प्रकार से हमारे युवा भाइयों के भविष्य को मंडी में बेचा, जिस प्रकार से जवान हो या पहलवान उनको सड़कों पर घसीटा और उनके सम्मान को तार तार किया, पर हम सब की आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे,
खड़गे जी के साथ राय लेकर, हमारे विधायकों से राय लेकर वही फैसला सबको सर्वमान्य होगा। मैं कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता की तौर से, आधिकारिक तौर से आपको ये कह सकता हूँ। और इस बीच अलग अलग जिलों से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं। तो मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। और सबसे पहले ईशा, देखिए आपके पास आते हुए, ईशा देखिए सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज से लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट करा रहे हैं। और अगर पंचकुला की पर्टिकुलर बात की जाए तो देखिए पंचकुला में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रह गया है। क्या कुछ कारण समझ पा रही हैं और अभी मतदान की प्रक्रिया किस तरह से जारी रहती हुई? तो चलिए, ईशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, तो देखिए सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से अपने तमाम दर्शकों को हम अपडेट करा रहे हैं, जो कि 22.70% ही रह गया है। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता हुआ? देखिए, सुबह से ही देखा गया कि जो वोटर्स हैं उसमें उत्साह दिखा गया। और मौसम भी बहुत अच्छा है अभी। और क्योंकि नवरात्रा फेस्टिवल है तो बहुत वोटर्स ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैं सुबह सुबह पूजा कर लूं, उसके बाद मैं वोटिंग करूं। और अगर हम 9 बजे की अगर बात करें तो 9.5 आया, उसके बाद 13, 10 बजे, 18, 11 बजे, अभी लगभग 1 बजा है और लगभग 22 से 23% वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है। तो अगर हम पोलिंग बूथ्स की अगर हम बात करें तो वोटर्स जो है लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि लीडर्स जो भी हैं, कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, आईएनएलडी की बात करें, जेजेपी की अगर बात करें, तो सभी नेताओं ने बखूबी जो है चुनाव प्रचार किया और अपने अपने लीडर्स को जिताने के लिए बहुत से कोशिश किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर हम 2014 की अगर हम बात करें तो लगभग 71% वोटिंग परसेंटेज रहा था और लास्ट टाइम जो है 68। अब इस बार ये देखना है कि 2022 में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सी कोशिश किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। और उम्मीद हम भी यही जता रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें इंप्रूवमेंट नजर आए। ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं, जो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, देखिए पंचकुला के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो ये वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 13.5% ही प्रतिशत आया है अभी तक। तो ऐसे में क्या कहती हैं कि इसका अभी क्या कुछ कारण समझ पा रही हैं और अभी मतदान केंद्रों पर किस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी रहती हुई? देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और चुनाव आयोग की तरफ से 12 बजे तक का आंकड़ा साझा कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक मतदान प्रतिशत पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो 29.7% फिलहाल रहा है, जिसमें कैथल की बात करें, कैथल में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। 37.4% मतदान प्रतिशत इस वक्त कैथल का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम मतदान फरीदाबाद में रिकॉर्ड किया गया है और फरीदाबाद में 23.1 ही मतदान प्रतिशत यहां पर रहा है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 1 बजे का आंकड़ा भी साझा कर दिया जाएगा। देखिए, जो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त और यही वजह है कि अब दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक माना जा रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक बार फिर से इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वोटरों में उदासीनता देखने को मिल रही है। जिस तरीके की चुनाव आयोग की कोशिश रही है कि 2019 में जो 68% मतदान प्रतिशत रहा है इसमें इजाफा किया जा सके, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला और मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। दोपहर के 1 बजे हैं तो अब जो लोग हैं घरों से बाहर बहुत कम ही निकलेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें जो संपन्न हुए हैं कुछ समय पहले, तो उसमें जिस तरीके से देखा गया था कि मतदान प्रतिशत में गिरावट नजर आई थी, लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं दी। वहीं से ये आकलन लगा लिया गया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वही तस्वीर जगह जगह से सामने आ रही है। हालांकि जो उम्मीदवार इस वक्त चुनाव मैदान में हैं उनकी तरफ से अपने मत का प्रयोग सुबह ही कर दिया गया है। सभी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी तरफ से भी अपील की गई है। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में, लगातार उनकी तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, हरियाणा के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, हरियाणा की उन्नति के लिए घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। तो फिलहाल देखना होगा शाम 6 बजे तक कि लोग घरों से बाहर कितना निकल पाते हैं, लेकिन ठीक है इस ईशा, तरीके से बिल्कुल। निकल नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि जिस तरीके से उदासीनता वोटरों में देखने को मिल रही है, आने वाले समय में ये उदासीनता और भी बढ़ सकती है। ठीक है, जी। फरीदाबाद से हमारे साथ भारती दुबे जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। भारती, जल्दी से हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज से हमारे सारे दर्शकों को अपडेट कराएं और साथ ही वहां पर मतदान केंद्र पर किस तरह से अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ ये बूथ नंबर 177 और 178 है, जहां पर जनता के 2400 वोट थे, जिसमें से 1000 से ऊपर लगभग यहां लोग आ चुके हैं। साथ ही वोटिंग परसेंटेज बताया जाए तो 12 साढ़े 12 तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 5 लाख तक पहुंच गया है। यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो ज्यादा जागरूक तो नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी कोशिश करता है, कई फ्लैग मार्च और रैलियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करता है कि किस तरीके से ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसको धूमधाम से मनाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो है जुड़कर सभी को जो है अवेयर करके आगे जनता जो है आगे जाकर जो है इसको पर्व को मनाए और अपनी जो सरकार जिसको चुनना चाहती है वो चुने। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की किन चीजों को लेकर, जैसे एमएसपी या अग्निवीर को लेकर, किसान या फिर युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं रुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव बूथिंग पोल पर अगर देखा जाए तो महिलाएं पुरुष नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा जो है वो थोड़ा सा कम रुचि दिखा रहा है मतदान में। मतदान केंद्रों पर जो है सुबह से ही 7 बजे से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इस दिन को छुट्टी की तरह मनाते हैं। जैसे सरकारी छुट्टी है तो यहाँ से जो है छुट्टी मनाने लग जाते हैं, लेकिन मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान नहीं करते हैं। बिल्कुल भारती, तो देख पा रहे हैं हम कि जो मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं अभी भी, और हम भी लगातार अपने सभी दर्शकों से और तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि अगर उनके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी मतदान चल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक बार फिर से मनोज जी आपके पास लौटते हुए, मनोज जी, तो देखिए जिस तरह से मतदान केंद्रों पर हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि मतदाताओं में कहीं ना कहीं उदासीनता है और वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा जो कि पिछले सालों की अपेक्षा कम हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए एक कारण अभी आपने बताया कि नवरात्रि की पूजा अर्चना चल रही है और ऐसे में सुबह के समय लाजमी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त होते हैं वो मंदिर में पहुंचते हैं और ऐसे में मतदान केंद्र पर वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन देखिए अभी 1 बजे तक का समय बीत चुका है, 1:15 बज रहा है, लेकिन अभी भी मतदाता जो है वो जागरूक होकर पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपने सही बताया, फेस्टिवल के कारण भी ये ऐसा माना जा सकता है। हालांकि अभी भी 5 घंटा है, लगभग 6 बजे तक जो है मतदान कर सकते हैं। और मैं भी अपील करूंगा आपके साथ कि जो भी वोटर्स हैं वो जरूर बूथ पे पहुंचें, पोलिंग बूथ पे पहुंचें और जरूर वोट करें, क्योंकि ये इलेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इस बार की मुद्दे की अगर हम बात करें तो सभी पार्टीज ने अनएम्प्लॉयमेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, ड्रग्स को लेकर के भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था इस बार। डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आप अग्निवीर की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों ने नेताओं ने इस बार उठाया था। जहाँ तक निराशा की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि लोगों को होप जो है वो खो देते हैं कि चलो लास्ट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जैसे 2-3 महीना पहले ही इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जिसमें लगभग 64% वोटिंग हुआ था। तो लोग ऐसे भी थोड़ा सा लगता है कि सिस्टम तो वैसा ही रहता है, चलो क्या करने से फायदा क्या है, और लोग छुट्टी भी मनाने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके एक वोट से ही सरकार बनेगी। और जो भी आपके जो कंसर्न हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो उसको आपको लगता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जिस पार्टीज के कैंडिडेट हो उनको जरूर वोट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप सरकार को बदल सकते हैं और सरकार को ला सकते हैं।
बिल्कुल मनोज जी, अगर हरियाणा चुनाव में दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर की बात की जाए तो देखिए ऐसी तमाम हॉट सीट्स हैं जहां पर तमाम दिग्गजों की दांव साक पर लगी हुई है। ऐसे में अगर लाडवा विधानसभा सीट की ही बात कर ली जाए तो देखिए सीएम नैब सिंह सैनी की ये सीट है और ऐसे में इस सीट के मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं और कितना कड़ा और मुकाबला देख पा रहे हैं, कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला इस सीट पर आगे भी देखने को मिल सकता है? देखिए, लाडवा सीट जो कुरुक्षेत्र में आता है और ये जीटी बेल्ट कहलाता है हरियाणा में। तो जैसे पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 22 सीट इस एरिया से जीता था। वहीं अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मात्र 6 सीट जीता था। वहीं 2019 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 14 हो गया था और कांग्रेस का 13 हो गया था। तो ये महत्वपूर्ण ये बेल्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो जीटी बेल्ट बोला जाता है। दूसरा बेल्ट हम मान सकते हैं कि जो अहिरवाल एरिया है, अहिरवाल एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2014 2019 में लगभग 8, 9, 10, 11 सीट वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीता और सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अगर हम लाडवा सीट की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी भी ने जो सबसे पहले कुरुक्षेत्र में आए थे और उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने जो है वोट मांगा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से मेवा सिंह जी हैं जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और वहाँ अगर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जाट वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे बनिया वोट है। तो यूथ भी इस बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो इस बार उन्होंने बोला है कि रोजगार जो है सरकार नहीं दे पाई है, चाहे अग्निवीर वाला मामला हो। तो बहुत ऐसे इश्यूज है जिसको लेकर के यूथ लोग वेरी एक्साइटेड हैं। मुझे लगता है कि जरूर वोट आगे आगे करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वोट करेंगे। बिल्कुल, और एक बार फिर से ईशा ठाकुर का रुख करना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं और मतदान केंद्र की हलचल हमसे साझा कर रही हैं। ईशा, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, ईशा देखिए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आप सुन रहे हैं। भारती दुबे ने भी यही कहा है कि जो मतदाता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदासीन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता पर आज हावी हैं और उन मुद्दों के साथ ही वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? अगर कुछ मतदाता भी आपके साथ मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करें कि मतदाताओं के क्या क्या मुद्दे। देखिए, महंगाई, विकास और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो वोट देते हुए नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें, ये दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मुद्दे ज़रूर भुनाने की कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। कुछ जो मतदाता हैं वो ज़रूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेरोजगारी, विकास और कहीं ना कहीं महंगाई अहम मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला है और जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर जो जाट समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से एक मन यहाँ पर बना लिया गया है कि यहाँ से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। यहाँ पर जो वोट भी डलती है वो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर डलती है और यही वजह है कि हरियाणा की राजनीति दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर यही वजह है, अगर आप सिलसिलेवार 90 की 90 विधानसभा सीटों में देखेंगी, 79 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट जो सिरसा की है वहाँ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो थे उनसे जो पर्चा है वो वापस करवा लिया था और समर्थन हलोपा कैंडिडेट गोपाल कांडा को वहाँ पर दिया गया है। 79 सीट पर ही कांग्रेस लड़ रही है और एक सीट भिवानी की जो है सीपीआई को दी गई है। तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं, अगर आंकलन करेंगी तो जहां जहां पर कैंडिडेट उतारे गए हैं वो जाति के हिसाब से ही उतारे गए हैं। और लाडवा सीट की जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रही थी, जहां पर नैब सिंह सैनी को उतारा गया है वो इसीलिए वहां से उतारा गया है क्योंकि वहां पर जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा तबके में रहते हैं और उसके बाद जाट समुदाय के लोगों की संख्या आती है। करनाल सीट से उपचुनाव जीते थे और करनाल को सीएम सिटी के नाम से जाने लगा था। 2014 में मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव जीते। 2019 में भी हाल ही में जब चेहरा बदला गया और नैब सिंह सैनी उपचुनाव जीते तो वहां की अगर सर्वे बीजेपी ने जो किया तो वहां पंजाबी समुदाय नाराज चल रहा था और यही वजह है कि ओबीसी समुदाय जहां पर ज्यादा तादाद में रहता है लाडवा में, वहां से नैब सिंह सैनी को उतारा गया ताकि करनाल से
कोई खामियाजा बीजेपी को ना उठाना पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी है। अब करनाल में पंजाबी कैंडिडेट यहां पर बीजेपी ने उतारा है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके का अगर आप आंकलन देखेंगे तो हालांकि बीजेपी की तरफ से भी 16 जाट उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं, लेकिन वोट जो है जाति के नाम पर ही यहां पर पड़ रहे हैं, मुद्दे पीछे रह चुके हैं। और यहां पर जो जाट बाहुल्य इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी के पास आते हुए, मनोज जी, तो अगर देखिए लगातार आप हमारी सहयोगियों की बात को तो सुन ही रहे हैं, और अब अगर अगली हॉट सीट की बात की जाए तो देखिए गढ़ी सांपला किलोई भी बहुत ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से खुद चुनावी मैदान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौतियां देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए कोई बड़ी बात होगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और भारतीय जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस ने मुस्लिम की बात करें, चाहे आप एससी की अगर बात करें या जाट की अगर हम बात करें, तो तीनों ही समुदाय को लेकर के कांग्रेस जो है बखूबी इस पे चुनाव प्रचार के दौरान बखूबी ये मुद्दा उठाया था। तो ये तीनों ग्रुप को, हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो नॉन जाट पे ज़्यादा फोकस किया है, सैनी समुदाय पे ज़्यादा किया है, यादव समुदाय पे उन्होंने ज़्यादा बिलीव किया है, पंजाबी हो बनिया हो कोशिश किया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि वोटर जो है किस तरह से इस बार वोट करते हैं। जहाँ तक का अगर हम राहुल गांधी की भी अगर हम बात करें तो वो करनाल आए, उनको लगा कि जीटी बेल्ट में हम जो है फोकस करें, ताकि कुछ नॉन जाट वोट हो, चाहे एससी वोट हो, चाहे बनिया वोट हो, इसको भी उन्होंने टारगेट किया। और जुलाना की अगर हम बात करें तो वहाँ खुद जो है प्रियंका गांधी ने वहाँ पे चुनाव प्रचार किया है और उन्होंने लोगों से वोट मांगा था। तो रेसलर इशू को लेकर के भी उन्होंने एक, या महिलाओं को इशू को लेकर के उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जुलाना में। तो बखूबी जो है कांग्रेस की अगर हम बात करें, चाहे अगर हुड्डा की अगर हम बात करें, तो हुड्डा का ज़्यादा फोकस उन एरिया में रहा है जहाँ पे जाट डोमिनेटेड है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे मल्लिका अर्जुन की अगर हम बात करें, तो राज बब्बर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जो है ओबीसी वोटर्स को, बनिया को और अदर एससी वोटर्स को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश किया है। आप लास्ट में भी देख लीजिए कि अशोक तंवर को भी समहाउ जो है कांग्रेस ने अपने में ले ही आया। कांग्रेस अभी इस स्थिति में है कि किसी भी तरह से वोट का जो है वो डिवीजन ना हो, सभी एससी समुदाय हो चाहे ओबीसी हो, सभी लोग कांग्रेस को वोट करें। तो इस बार ऐसा मूड नहीं है, कांग्रेस कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ना चाहता इस बार कि वो इस बार 1-2 सीट से भी हार जाए। राहुल गांधी ने भी बोला था कि भाई जो भी बी टीम है, जैसे जेजेपी हो, आरएलडी हो, इनको वोट मत दीजिए। ये जो है अल्टीमेटली बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। तो इस बार जो है कांग्रेस कोई भी मूड में नहीं है कि हम किसी तरह से 1-2 सीट से भी जो है हम जो 45-46 का जो आंकड़ा है उससे हम कम हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो